भारतीय आर्ट और कल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। और आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताऊंगा और आंसर के साथ उसके जो उस पे जो टिप्पणी है, उस आंसर का जो महत्व है, किससे क्या संबंध है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। सो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। अब बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय आर्ट और कल्चर के पार्ट 20 का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों, क्या आपको पता है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है हरियाणा, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है गुजरात। इन चारों में से वो कौन सा देश है जिसने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार की घोषणा की है? तो मैं आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और इसके टिप्पणी पे भी आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सो आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। वो कोई और शहर नहीं, वो है शहर तमिलनाडु, जिसने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित किया है। अब समझते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्राचीन सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। यह घोषणा चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंधु घाटी की है सभ्यता के शताब्दी समारोह के दौरान की गई। सिंधु घाटी एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में सिंधु घाटी सभ्यता के समारोह में इस मतलब ये पुरस्कार को घोषित किया वहाँ के मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री जो है वो प्राचीन इतिहास को समझने के लिए, लिपि को समझने के महत्व पर जोर दिया और तमिलनाडु इरावतम महादेवन के नाम पर एक समर्पित शोध पीठ जैसी पहलों के माध्यम से पुरातात्विक अनुसंधान का समर्थन कर रहा है। यह कदम ऐतिहासिक और पुरातात्विक अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो दोस्तों, अभी सिंधु घाटी जो सभ्यता है सिंधु घाटी का, और उसका क्या कनेक्शन है, उस लिपि को समझने के लिए तमिलनाडु का जो सरकार है उस सरकार ने $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित किया है। और जो इसको समझने में, ढूंढने में सफल होगा उसे ये पुरस्कार मिलेगा और इस पे काम चालू है। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो वीडियो में बने रहे। अगर आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल करें। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है ओडिशा, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है केरला और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और इसकी विशेषता ये है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 4 साल के अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश में वापस आ रहा है।
जिसमें पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में प्रवासी पंछियों, विशेष रूप से फ्लेमिंगो का जश्न मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 प्रमुख स्थानों को कवर करता है: नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, अटाकनुथुप्पा, बीबी पालम, सुलल्लुरपेट का सरकारी जूनियर कॉलेज और श्री सिटी। इस क्षेत्र में फ्लेमिंगो, ग्रे पेलिकन और ओपन बिल स्ट्रॉक सहित 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों और ओपन बिल स्ट्रॉक गतिविधियों में पंछी देखना, पर्यावरण के अनुकूल जैव विविधता शस्त्र, नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुल्लुरपेटा में स्टॉल शामिल है। ओके दोस्तों, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसके अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है मित्रों कि 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा दशमी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है अयोध्या, ऑप्शन बी में है वाराणसी, ऑप्शन सी में है मथुरा और ऑप्शन डी में है सहारनपुर। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या आपको पता है? नहीं पता है आपको कि 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा दशमी महोत्सव किस शहर में मनाया जाएगा? तो दोस्तों वो शहर है अयोध्या। अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा दशमी उत्सव मनाया जाएगा, जो भव्य मंदिर में राम लला की स्थापना की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जनवरी को राम लला का अभिषेक करेंगे और अंगद टीला पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मंदिर के गर्भगृह के पास 3 दिवसीय श्री राम साग सेवा कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, वाद्य प्रदर्शन भी होगा। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आने वाला जो प्रसिद्ध कलाकार है, उन कलाकारों का नाम मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इस महोत्सव में जो कलाकार है वो कलाकार उषा मंगेशकर भी आने वाले हैं, राकेश चौरसिया भी आने वाले हैं और शोभना नारायण जैसे प्रसिद्ध कलाकार पूरे उत्सव में प्रस्तुति देंगे। तो ये जो है अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक जो उत्सव चलेगा ना, वो बहुत ही दिव्य और भव्य होगा। इसे देखना तो बहुत ही सौभाग्य है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, यहाँ वहाँ मत देखिए। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? कलमकारी से, कलम से जो चित्र बनाया जाता है दोस्तों, कलमकारी मतलब कलम से जो चित्र बनाया जाता है वो किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है ओडिशा, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो क्या आपको पता है कि कलमकारी चित्रकला
किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उस राज्य का इस क्वेश्चन का आंसर। वो कोई और राज्य नहीं दोस्तों, वो राज्य आंध्र प्रदेश है जहाँ पे कलमकारी चित्रकला प्रचलित है। अब इसकी विशेषता जानते हैं और ये कब मनाई जाती है और इसमें क्या कुछ होता है, सरकार की तरफ से क्या योगदान दिया जाता है उन कलाकारों को, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों निममल कुंटा कारीगरों द्वारा कलमकारी पेंटिंग के साथ एक बांस की बुनाई वाला बक्सा राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किया जाएगा। और कलमकारी आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय हाथ से चित्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा कला रूप है। यह कला 16-17वीं शताब्दी में कुतुब शाहियों के शासन काल के दौरान तिरंग क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। ये जो कला है दोस्तों, वो कला 16 और 7वीं शताब्दी में जब कुतुब शाहियों का शासन काल था, उस शासन काल में ये कला उत्पन्न हुई थी। समझ रहे हैं ना? जो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा है। ये कलमकारी जो उत्सव है, ये कला है, वो तो कुतुब शाहियों के शासन काल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ही बहुत बड़ा हिस्सा है। कलम का अर्थ है कलम और कारी। कलम का अर्थ है कलम और कारी का अर्थ है शिल्प कौशल, जो इसमें शामिल कुशल कलात्मकता को उजागर करता है। समझ गए दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश का प्रचलित कलमकारी चित्रकला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना रुकावट के, है ना? और आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम देते हैं भारतीय आर्ट और कल्चर के जीके के। अब दोस्तों अब अगला सवाल आता है दोस्तों। वो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सवाल है दोस्तों ये सवाल है, दूसरा सिमोलू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है नागालैंड, ऑप्शन सी में है सिक्किम और ऑप्शन डी में है असम। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरा सिमोलू महोत्सव है ना, वो असम में मनाया जाता है और 15 फरवरी 2025 को असम के लाओखोवा के बारूगिरी में बिसांग ना इंको रिसोर्ट में शुरू हुआ। 2 दिवसीय महोत्सव में खिलते हुए बॉम्बैक्स, सिब्बा फूलों, इको टूरिज्म, संरक्षण और स्थानीय संस्कृति का जश्न मनाया जाता है। कार्यक्रम में साइकिल चलाना, कैंपिंग, जातीय व्यंजन प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और जागरूकता सत्र शामिल थे। इस महोत्सव में इतनी सारी सुविधाएं और इतना सारा प्रदर्शन होता है इस महोत्सव में, जो कि देखने लायक ही होगा। अगर आपको देखने की इच्छा भी हो, यहाँ की दृश्य, इस महोत्सव की दृश्य देखने की इच्छा हो, तो आप जब सर्च करेंगे
कि सिमोलू महोत्सव असम में किस तरह से मनाया जाता है, तो आपके सामने बहुत सारे वीडियो के क्लिप्स आ जाएंगे जिसे आप देख के प्रसन्न हो जाएंगे। इतने सुंदरता से इस महोत्सव को मनाया जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। समझ गए? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को करेक्ट मिल गया है, और इसी उम्मीद के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर अपना रुख मोड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बाथोइज्म असम के किस जातीय समुदाय का पारंपरिक धर्म है? ऑप्शन ए में है मिशमी, ऑप्शन बी में है काब्री, ऑप्शन सी में है मीरी, ऑप्शन डी में है बोडो। इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बोडो। बोडो लैंड प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर सरकार ने आवेदन पत्रों में बाथोइज्म को आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में मान्यता दी है। समझ रहे हैं? बोडो संस्कृति और आस्था विशेषज्ञों ने इस कदम की प्रशंसा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल बाथो महासभा के 13वें त्रिवार्षिक सम्मेलन में इस पहल पर प्रकाश डाला। गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, उन्होंने इस सम्मेलन पे प्रकाश डाला और सरकार ने प्रकृति केंद्रित आस्थाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए बाथो पूजा के लिए राजकीय अवकाश भी घोषित किया है। बाथोइज्म बोडो का पारंपरिक धर्म है जो असम की सबसे बड़ी मैदानी जनजाति है, जो मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर रहती है। यह धर्म बहुत ही पैतुक है, लेकिन इसमें सुधार आंदोलन भी हुए हैं। समझ गए दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अभी बोडो के जो जानकारी आप सभी को असम के महोत्सव के बारे में दिया हूँ, इस जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अब मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर मैं और क्वेश्चन कवर करता हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे का अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस तरह से हम आपके लिए एक्टिव रहते हैं, उस तरह से आप भी हमारे लिए एक्टिव रहने की प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, यही था भारतीय आर्ट और कल्चर के जीके, जो कि ये सब लेटेस्ट जीके का नॉलेज आप सभी को दिया हूँ। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि हर तरह के नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ अपने यूट्यूब चैनल सीरियल हाउस टीवी के माध्यम से, ताकि आपको जानकारी, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहे और हम आपको कुछ सिखाते सिखाते चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, अब हमें जाने की
इजाज़त दीजिए, ताकि हम अब नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करें। इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है और बहुत मेहनत करने के बाद इस वीडियो को हम आसानी से शूट करते हैं। सो आप हमारी मेहनत का ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ओके दोस्तों, बाय बाय।